सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने कल सिख धर्म के 10 गुरु को एक ही वीडियो में देखा था और उनसे जितने भी कथन, जितने भी उनसे पॉइंट बनते थे उस सबको देखा था। आज हम सिख धर्म से जैसे कि जो आगे हुआ, जैसे कि अंग्रेजों का आधिपत्य इस पे कैसे हुआ, रंजीत सिंह कैसे है, बंदा बहादुर का क्या कार्य हुआ, ये सारे हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी संधि हुआ, सारे को डिस्कशन करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है सिख धर्म पार्ट 2। ठीक है, तो सिख धर्म पार्ट 2 में हमने सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में देखा था, जिसमें पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा का हमने बताया था गुरु अंगद, तीसरा का बताया था रामदास, उसके बाद अमरदास और चौथा, उसके बाद पांचवा हमने गुरु अर्जुन देव बताया था और छठा गुरु हर गोविंद बताया था, उसके बाद हर राय, हर किशन, ठीक है, उसके बाद तेग बहादुर जी, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आज हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह से। हमारा वीडियो बीच में कट गया होगा लास्ट में, जब आप देखे होंगे तो प्लीज आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आदि ग्रंथ का गुरु गोविंद सिंह ने पुनः इसका संकलन करवाया और इन्होंने ही घोषणा किया कि आज के बाद कोई गुरु नहीं आएंगे। ठीक है, यही जो 10 गुरु का जो ज्ञान दिए हैं वही एक ग्रंथ के रूप में आगे जो भी सिख धर्म के लोग होंगे वो इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आदि ग्रंथ का। उसके बाद आदि ग्रंथ, तो मृत्यु के बाद उनका ही एक प्रिय शिष्य था बंदा बहादुर। इनका रोल बहुत बड़ा होता है। जब सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके यह सैनिक सेनापति थे। ठीक है, यह प्रिय सेनापति थे जो कि सिख धर्म को आगे बढ़ाए, यानी सैनिक नेतृत्व करते हुए सिख धर्म को एक संगठित करने का इन्होंने प्रयास किया था। ठीक, इनका योगदान 1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक सिख धर्म में रहता है। इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर के पुंछ के रजौली जिला में। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि बंदा बहादुर का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर, आप यहाँ इंडिया का मैप देख रहे हैं तो ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र वाला जो है, इधर ही सिख धर्म का आज भी विस्तार है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वही इनका जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम हमेशा पूछता है लक्ष्मण देव था। ठीक है, लक्ष्मण देव था बचपन का नाम। अगला है इनका पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। रामदेव भारद्वाज मतलब ये लक्ष्मण देव और रामदेव, यानी दोनों, इनका नाम लक्ष्मण देव, पिता का नाम रामदेव। जैसे कि राम लक्ष्मण दोनों भाई हो, उसी तरह इनके पिता का और इनका नाम है। अगला है कि गुरु बख्श सिंह कहकर गुरु गोविंद सिंह इनको संबोधित करते थे। प्यार से इनको गुरु बख्श सिंह कहते थे। ठीक है, बंदा बहादुर को याद रखिएगा। अगला है कि यह पंजाब में सिख राज्य को स्थापित करने का पुनः प्रयास किया, मुगलों से भी इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, आगे क्या होता है कि लोहगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। लोहगढ़ उधर पंजाब के क्षेत्र में है। लोहगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहीं पे सैनिकों का नेतृत्व किए, सिख धर्म का नेतृत्व किए। क्योंकि इनका मुख्य, अगर देखिए कोई भी अगर बड़े नेता से कोई भी अगर बड़े शासक का मृत्यु हो जाती है तो छोटे शासकों का कर्तव्य होता है कि उसको एकजुट करे, उसको आगे बढ़ाए। वही कार्य बंदा बहादुर कर रहे थे। फिर उसके बाद लोहगढ़ में पूछता है, देखिए बंदा बहादुर से 1708 से 16 सैनिक सेनापति थे। जन्म रजौली के जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में हुआ था। ठीक है, यह गुरु बख्श सिंह का वास्तविक नाम था। लोहगढ़ में राजधानी बनाया। अगला है हमारे कि गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो इनके गुरु थे उनके नाम के सिक्के भी चलाए। आगे देखिए कि सरहिंद फौजदार, जो कि सरहिंद फौजदार, आप देख रहे होंगे कि जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, उनको क्या किया था कि चुनवा दिया था दीवार में, यानी दीवार में क्या करे था, खड़ा करके जोड़वा दिया था। तो इसी वजीर सिंह की मृत्यु ये करते हैं, वजीर खां की मृत्यु बंदा बहादुर करते हैं। ठीक है, जो कि लक्ष्मण देव हम लोग नाम देख रहे हैं, बंदा बहादुर जी। इन्होंने शहादरा आपका दिल्ली में ही है, दिल्ली के पास ही है शहादरा, यानी कत्तलगढ़, यानी इतना में इन्होंने मुगल सैनिकों को मारा था ना कि वो शहादरा कत्तलगढ़, यानी कत्ल करने वाला गड्ढा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका मतलब हुआ कत्तलगढ़। ठीक है, शहादरा पूछता है कि शहादरा को क्या कहा जाता है, कत्तलगढ़।
अगला है कि 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इनके प्रति क्या किया कि फर्रुखसियर उत्तर मुगल काल का बहुत अच्छा शासक है, ठीक है, फर्रुखसियर, और अच्छा भी शासक था। और इसी के कारण क्या होता है कि अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। कहिए तो बंगाल में अपना कदम जो रखवाता है ये फर्रुखसियर ही रखवाता है। इसी ने क्या किया कि साजिश रच के बांदा बहादुर की मृत्यु करवा देता है 1716 ईस्वी में। मात्र 8 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरदासपुर नागल में इनको फांसी की सजा दिलवा देता है। गुरदासपुर नागल दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ है? गुरदासपुर नागल दिल्ली में है। अगला आता है कि मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सिख धर्म विखंडित हो गया, यानी बड़े से एक तो सेनापति नेतृत्व कर रहा है सिखों का, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि सिख धर्म पूरी तरह से क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। तो इसी के क्रम में क्या होता है कि यानी आगे चलते चलते सिख जब पूरी तरह से बिखर जाते हैं तो इसका क्या होता है कि मृत्यु के बाद इनके जब मृत्यु हो जाती है 1716 ईस्वी में, तो सिख धर्म किसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 1748 ईस्वी में आप देखिएगा कि कर्पूर सिंह नामक एक व्यक्ति थे, वहीं के कर्पूर सिंह नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि सिखों को एक दल खालसा में, पूछता है क्वेश्चन कि दल खालसा में सिखों को किसने विलय किया था? खालसा में विलय किया था गुरु गोविंद सिंह, लेकिन दल खालसा में कर्पूर सिंह 1748 ईस्वी में इन्होंने इसको विलय किया और स्थापित किया। फिर उसके बाद दल खालसा को जस्सा सिंह अहुलियाल के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है, जस्सा सिंह अहुलियाल। ये आपका समझिए कि पंजाबी लोगों के जैसा ही सबका नाम होता है। फिर आगे देखिए कि आगे 1748 के बाद फिर सिख आगे बढ़ता है धीरे धीरे। फिर एक जब अंतिम समझिए ना कि किसी का भी अगर क्षति होने लगता है, अगर विनाश होने लगता है, तो उसको एक मौका जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो वही होता है प्रकृति के, समझिए कि क्या होता है कि 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध घटित होता है। पानीपत के युद्ध ने ही इन सिखों को क्या किया कि समझिए कि सिखों को सिख धर्म जो हुआ अपने फिर उत्थान में इसका सबसे बड़ा अगर कारण कोई बनता है तो वही पानीपत के युद्ध। पानीपत के युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि नीचे जो आप देख रहे थे मराठा इस क्षेत्र में थे, इस क्षेत्र में तब मराठों की हार हो जाती है, ठीक है, 1761 ईस्वी में। इधर दिल्ली में भी नादिर से इसके पहले 1739 ईस्वी में आके आक्रमण कर देता है। उसके बाद ये दिल्ली पूरी तरह से टूट जाती है और इधर मुगल भी कमजोर हो गए हैं, मराठा भी कमजोर हो गए हैं। इधर कर्नाटक के क्षेत्र में भी कमजोरी आ जाती है। 1746 से 48 के बीच में कर्नाटक के क्षेत्र में जो मैसूर था ये भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि एक तो नया धर्म था, सिख धर्म नया धर्म था और ये विखंडित हो गया था। और फिर उसके बाद जैसे ही युद्ध घटित होता है उसके बाद सिख धर्म अपने चरम सीमा पर उठने लगती है। इसी के तहत बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे चलने के बाद मतलब 1761 के समय ही ये सिख धर्म 12 दलों में बट जाता है, 12 दलों में बट गया होता है, ठीक है। इसके पहले 12 दल में, इसी 12 दलों को मिसल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसल, ठीक है, तो मिसल में बच जाता है। मिसल का मतलब होता है समान, ठीक है, याद रखिएगा, मिसल का मतलब समान, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें दो मिसल आपको मुख्यतः याद रखना है। एक तो सुकेर चकिया मिसल, उसको सुक्कर चकिया भी कहीं कहीं देखिएगा, सुकेर चकिया मिसल और भंगी मिसल। भंगी मिसल याद रखिएगा सबसे श्रेष्ठ मिसल था, यानी सबसे शक्तिशाली मिसल अगर होगा तो यही भंगी मिसल था। यही भंगी मिसल और सुक्कर चकिया मिसल के बीच हमेशा क्या होती है, दोनों में युद्ध होती है आपसी में, ठीक है। लेकिन भंगी मिसल श्रेष्ठ था, अगर विख्यात कोई होता है तो सुक्कर चकिया मिसल। यानी सिख धर्म 12 भागों में विभक्त हो जाती है, कहने का मतलब यह हुआ। इसी सुक्कर चकिया मिसल का नेतृत्व कर रहे थे महासिंह। महासिंह वहां के मुखिया थे। इन्हीं के पुत्र, आप याद रखिएगा कि महासिंह का ही पुत्र था रंजीत सिंह। देखिए महासिंह एक छोटे से दल को संभाल रहे थे, ठीक है। और जब इनके पुत्र आते हैं रंजीत सिंह तो इनको सहयोग मिल जाता है। 1780 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक है, बहुत कम उम्र में यह
गद्दी को संभाल लेते हैं, ठीक है। और 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1780 में इनका जन्म होता है। और बहुत कम उम्र में सुक्करचकिया मिसल के ही नेता बनते हैं रंजीत सिंह, जो कि आज इतिहास में इनका प्रमुख योगदान है रंजीत सिंह का, ठीक है, यानी सिख धर्म में। आगे आप देखिए कि जैसे ही रंजीत सिंह अपना शासन संभालते हैं, उनके बाद क्या होता है कि इनका गुजरवाला में जन्म होता है। पहले इनके बारे में जान लीजिए। इनके पिता का नाम महासिंह था, जो सुक्करचकिया मिसल के मुखिया थे। दादाजी इनके चरत सिंह थे, जिनके नेतृत्व में सुक्करचकिया मिसल स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है कि आगे देखिए कि इनका दायित्व क्या क्या था। यानी जब रंजीत सिंह शासक बनते हैं तो इनका पहला दायित्व था कि यह क्षेत्रीय राजाओं को एकत्रित करे, यानी क्षेत्रीय जितने राजा है, क्षेत्रीय जितने भी सभी संगठन है, उसको एकत्रित करना, ठीक है। तभी तो सिख धर्म आगे बढ़ेगा। अगला था कि तो सबसे पहले कम उम्र में ये शासक बने थे, तो इनका अलग ही एक कारण था। अगला अपने मिसल को उठाना था, यानी जो सुक्करचकिया मिसल था, इसको इनका दायित्व था कि यह आगे बढ़े, ठीक। अगला है अपना कि अफगानिस्तान के क्षेत्र से जो चुनौती आ रही थी, अफगानिस्तान के क्षेत्र से बहुत सारे युद्ध आप देखिएगा भारत के क्षेत्र में, ठीक है, मतलब बहुत सारे। एक तो अहमद शाह अब्दाली जो भी था वो मराठों पे युद्ध किया था, पानीपत के भी अफगानिस्तान से ही था। इससे पहले ईरान भी आ चुके थे। ईरान का ही कौन था, वो नादिर शाह था, तो ईरान पहले आ चुका था। फिर अफगानिस्तान की नजरें टिकी हुई थी भारत पे, तो इसी में इससे इनको बचना मेन। और उसके बाद सिख क्षेत्र को उठाना, मेन तो कारण था सिख धर्म को आगे बढ़ाना, ठीक है। आगे होती है कि क्या होती है कि जब रंजीत सिंह शासन संभालते हैं तो इसी समय रंजीत सिंह और एक अफगानिस्तान के व्यक्ति थे जमन शाह। ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान के व्यक्ति जमन शाह थे, इनके बीच में झड़प होता है। ये झड़प के लिए ये क्या करते हैं कि जो जमन शाह है, इसके भारत के क्षेत्र में जो यहाँ पे आए रहते हैं, यानी यहाँ पे सिख रहता है, तो यहाँ के क्षेत्र में जब जमन शाह की आक्रमण होता है तब यह क्या करते हैं कि इनको खदेड़ते हैं, ठीक है, यानी झड़प के कारण इनको खदेड़ते हैं। तो इसी भागने के क्रम में जमन शाह की क्या होती है कि 12 तोप चिनाब नदी में गिर जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 12 तोप क्या होती है कि चिनाब नदी में गिर जाती है, ठीक। अब यहीं से मेन कहानी शुरू होता है। पहले तो हमारे भारत के क्षेत्र में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा भी गया है कि जब पानीपत के युद्ध हुआ तब किस धर्म का, यानी कौन से शासक सबसे ज्यादा विख्यात हुआ, सबसे ज्यादा उभरा, तो सिख धर्म, ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी सम्राट थे सब ध्वस्त हो गए थे, ठीक। तो यही सिख धर्म, यही सिख धर्म। अब इसका मेन टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है कहाँ से, जब जमन शाह से इसका युद्ध होता है और इसका 12 तोप झिनाब नदी में गिर जाता है। तो यह क्या करता है, रंजीत सिंह यह 12 तोप निकलवा कर जमान शाह के पास भेजता है। तो जमन शाह जो अफगानिस्तान के शासक था वो बहुत खुश हो जाता है। और खुश होने के क्रम में आगे क्वेश्चन पूछता है कि राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो यही जमान शाह ने दिया था। यानी राजा की उपाधि याद रखिएगा जमान शाह के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। और ये जमान शाह इनको क्या करते हैं कि जो इधर लाहौर का क्षेत्र है, हम लोग इधर लाहौर पढ़ते हैं इंडिया के क्षेत्र में, ये लाहौर का क्षेत्र, इसको क्या करते हैं कि इसको दान में दे देते हैं और खुशी से कहते हैं कि तुम लाहौर के क्षेत्र में साम्राज्य अपना विस्तार कर सकते हो। अब तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इनको। ये क्या करते हैं कि 1798 से 99 तक यहाँ के शासक सम्राट यहाँ पे मतलब 1 साल तक ले यहाँ पे ये रहते हैं और उसको अस्थाई बनाते हैं लाहौर में। इसी के क्रम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी 2 राजधानियां बनती है, याद रखिएगा। जब ये जमान शाह ने इनको लाहौर का क्षेत्र दे दिया तब ये क्या करते हैं कि लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाते हैं, क्योंकि यह राजनीति के द्वारा प्राप्त हुआ था। यानी जब युद्ध वगैरह होता है तो जो प्राप्त होता है वो राजनीति से प्राप्त होता है। तो यह राजनीतिक राजधानी लाहौर को क्वेश्चन पूछता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लाहौर को राजनीतिक राजधानी किसने बनाया, चाहे रंजीत सिंह ने कहा किसको राजनीतिक राजधानी बनाया, तो यही लाहौर। और अमृतसर को धार्मिक राजधानी, क्योंकि अमृतसर हम लोग देख चुके थे कि जो अमृतसर था उस नगर की स्थापना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की स्थापना पहले हो रहा है, उसी को यह धार्मिक राजधानी, जो कि आज भी गोल्डन टेम्पल है, यानी सब कोई पूजा करते हैं सिख धर्म के लोग, तो सीधी सी बात है धार्मिक राजधानी होगा, आसानी से याद हो जाएगा।
उसके बाद क्या होता है कि इसी क्रम में सिख धर्म बहुत तेजी से विस्तार होने लगता है, ठीक है, बहुत अपने चरम सीमा पर हो जाता है, यानी इधर का भी क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार करने लगता है, समझिए। तो ये जो सिख धर्म था, अगर इंडिया का ये मैप देखा जाए तो इंडिया के मैप में इधर आपको लाहौर का भी क्षेत्र आ गया, इधर भी आ गया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगता है तो उस समय समझिए कि 1700 जब 80 के समय बंगाल के क्षेत्र में क्या हो गया था, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया था। ये जो बंगाल के क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पे अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। 1757 ईस्वी में प्लासी का, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, अब बहुत सारे युद्ध, अब बहुत सारे नीतियों के कारण ये बहुत विख्यात हो चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले मैसूर को भी कमजोर कर चुकी थी, मुगल को भी कमजोर कर चुकी थी और मराठों को भी कमजोर कर चुकी थी। मैसूर को आप जानते होंगे कि जो आपका 3 युद्ध होता है उसमें समाप्त हो गया। मुगल जो होती है बहुत उत्तराधिकारी काल चल रहा था, ठीक। इसी के तहत क्या होती है कि सीमावर्ती क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज था उनका क्या होता है कि निगाहें टिकती है। अब बताइए कि पूरा भारत में आपका जब विस्तार हो जाएगा तो आपका जो क्षेत्र बचा होगा वहीं पे ना आपकी निगाहें टिकेगी। तो ये लोग मतलब इन लोग का एकदम समझिए कि पूरी तरह से निगाहें इधर के क्षेत्र में बाने लगी कि इधर मराठा कमजोर हो गया, अब ये हम क्यों नहीं जो सीमावर्ती क्षेत्र इस पर आक्रमण करें। फिर यहाँ पे जो रंजीत सिंह थे इससे लोग साजिश रचने लगे, बार बार युद्ध करने लगे, बार बार इन लोगों से क्या होने लगी, मतलब बहुत इनको समझिए कि रंजीत सिंह को तंग करने लगे। इसके तहत एक संधि होती है सीमावर्ती क्षेत्र में। 1809 ईस्वी में बहुत बार पूछा गया है कि राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कब अमृतसर की संधि हुई थी, चाहे डेट दे देता है और मिलान में देता है, कूट में, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को, ठीक है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को संधि होती है, अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच, ठीक है। उसके बाद ये जो संधि होती है सहयोगात्मक संधि होती है, यानी बहुत मिलनसार संधि होती है। इसमें कहा जाता है कि आप क्या करिए कि जो यहाँ से सतलज नदी आती है, ऐसे सतलज नदी के ऊपर वाले क्षेत्र आप ले लीजिए, रंजीत सिंह को दे दिया जाता है, और सतलज नदी के नीचे वाले क्षेत्र में अंग्रेजों अपना कहते हैं कि हमको इस क्षेत्र में अपना हम लोग का ये क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले क्षेत्र रंजीत सिंह को दे देते हैं। फिर इन लोग का देखिए जिसकी मतलब समझिए कि किसी की भी निगाह अगर किसी चीज पे टिक जाती है तो उसकी मन नहीं भरता है, उसको और कम ही लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोगों को कम लगता है कि नहीं सब हम लोग तो ले ही चुके हैं कि क्यों ना रंजीत सिंह को भी कमजोर करें। फिर क्या होता है कि देखिए ये इनका जो 4 क्षेत्र था, पेशावर क्षेत्र था, पेशावर जो कि पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, कश्मीर था, मुल्तान था और लाहौर था। मुल्तान अफगानिस्तान में है, लाहौर आपको पाकिस्तान में है। ये चारों क्षेत्रों के लिए ये सभी संधि किए और संधि के बाद इनकी निगाहें चारों पे, सबसे तो प्रमुख था लाहौर, क्योंकि लाहौर जो था, लाहौर एक बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि इसी क्रम में इनके विदेश मंत्री का नाम था फकीर अजीजुद्दीन। याद रखिएगा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ था, ठीक है, वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ था। तो ये अमृतसर की संधि याद रखना है, राजधानी याद रखना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछता है हम वहां बता दे रहे हैं। आगे आपका है कि इनकी क्या होती है, अचानक 7 जून 1839 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रंजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होती है कि इनके उत्तराधिकार आते हैं खरक सिंह। ये क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद मतलब कौन शासक आते हैं, तो उत्तराधिकारी शासक कौन आते हैं, तो यही खरक सिंह आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, खरक सिंह। फिर आगे आता है कि खरक सिंह के बाद भी और 2-3 शासक आते हैं, ठीक है, याद रखिए। लेकिन खरक सिंह बहुत बार पूछा गया है और खरक सिंह बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, ठीक। ये अपना उत्तराधिकारी कार्यकाल को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि खरक सिंह के बाद ही 3 शासक आते हैं। फिर उसके बाद
सब कोई अपना साम्राज्य को अच्छे तरह से नहीं चला पाता है। उसके बाद अल्प वयस्क थे एक दिलीप सिंह, यहीं से तो कहानी स्टार्ट होता है अगर देखा जाए सिख धर्म को तो, ठीक है। जो दिलीप सिंह थे ये इनको अल्प वयस्क में बहुत कम उम्र में इनको शासक मतलब बनाया जाता है, ठीक है, वहां के लोगों के द्वारा। दिलीप सिंह का संरक्षक थे जिंदल महारानी। पूछता है कि दिलीप सिंह जब शासक बने तो इसके संरक्षण में कौन थे, तो ये जिंदल महारानी जिंदल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी समय गवर्नर थे, इसमें लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं, ठीक है। जब दिलीप सिंह कार्यकाल संभाल रहते हैं उस समय बंगाल में मतलब भारत में गवर्नर जनरल आ जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल में उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग के समय इनके साथ एक युद्ध होती है। पहला युद्ध 1845 से 46 के बीच होता है। दिलीप सिंह अल्प वयस्क थे तो इनकी निगाहें थी कि किसी प्रकार इसको हटा देना है, ठीक है। तो इनसे युद्ध होती है 45 से 46। बहुत बार मिलान में आपको पूछा गया होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से 46, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है और इसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय शासक थे, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें दो संधि होती है। संधि पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम संधि का नाम क्या है, तो लाहौर की संधि। तो देखिए लाहौर सीधी सी बात है सबसे विख्यात क्षेत्र था, तो विख्यात क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में लाहौर आएगा, ठीक है। तो लाहौर आएगा तो लाहौर के क्षेत्र में 9 मार्च 1846 इसमें प्रथम बार लाहौर की संधि होती है, ठीक है। तो लाहौर की संधि याद रखिएगा, पहला 9 मार्च 1846 ईस्वी को। उसके बाद दूसरा होती है भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। भैरववाल की संधि के तहत ही इसकी समाप्ति होती है। कहीं कहीं आपको लाहौर की संधि भी देगा कि लाहौर के संधि के द्वारा ही क्या होती है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद होता है कि क्या करता है कि अंग्रेज जब जीत जाने के बाद वह महारानी जिंदल के साथ अनैतिक व्यवहार करने लगता है, अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। अनैतिक व्यवहार का मतलब होता है कि अच्छे से व्यवहार नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को क्या करता है सब कि युद्ध जीतने के बाद महारानी जिंदल को 4800 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर इनको वहां से भेज दिया जाता है, ठीक है। और वहां शेखपुरा भेज दिया जाता है, शेखपुरा एक जगह है वहां पे इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर इसी के बाद एक और युद्ध हो जाता है, यानी आंग्ल सिख युद्ध में प्रथम युद्ध आप देखे होंगे कि 45-46 और दूसरा का होता है 48 से 49, ठीक है। यानी 47 में महारानी जिंदल को तो भेज दिया सब। उसके बाद अल्प वयस्क जो वहां के सम्राट थे दिलीप सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में 1848 से 49 में युद्ध होता है। इस क्रम में दो युद्ध होता है, ठीक है, 2 युद्ध होता है मुख्यतः, ऐसे 3 भी मिलता है। पहला है चिलियनवाला का युद्ध। चिलियनवाला की लड़ाई में शेर सिंह जो कि दिलीप सिंह के तरफ से लड़े थे और डफ जो कि अंग्रेजों के तरफ से लड़े थे, याद रखिएगा। देखिए पहला 45-46, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 संधि, पहला होती है लाहौर, क्योंकि लाहौर हमारा मुख्यतः क्योंकि मिला हुआ था, विरासत में कोई चीज मिला है तो सबसे पहले लोग उसी पे आक्रमण करते हैं, तो पहले लाहौर, फिर उसके बाद भैरववाल, ठीक है। उसके बाद 1847 इसमें जिंदल को हटा दिया जाता है क्योंकि वो संरक्षिका थी दिलीप सिंह की। उसके बाद फिर युद्ध करता है सब 48 से 49। इस समय जो भारत तो हट गए, इसके बाद डलहौजी आएंगे, ठीक है दोस्त। डलहौजी यानी जिन्होंने द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत भारत में सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्तिगत सिद्धांत यानी भारत में अगर अंग्रेजों की अनैतिक देखा जाता है यही व्यक्तिगत सिद्धांत को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो द्वितीय में पहला होती है चिनीवाला की लड़ाई जिसमें शेर सिंह एम डफ रहते हैं। फिर उसके बाद 29 मार्च 1849 ईस्वी को क्या किया जाता है कि ये युद्ध में 2 युद्ध हमने बताया था मुख्यतः, याद रखिएगा। चिनीवाड़ा का युद्ध जो शेर सिंह और डफ, एक और आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 29 मार्च 1849 ईस्वी को अंततः पंजाब को यानी डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत क्या किया जाता है, मिला लिया जाता है। हालांकि यह युद्ध करके मिलाता है। अगर कुशासन के आरोप में पूछता है तो आप जानते होंगे अवध को, ठीक है। यानी 3 प्रकार के मुख्यतः नीति अपनाया था, तो ये युद्ध के द्वारा, व्यक्तिगत के द्वारा, ठीक है, और उसके बाद कुशासन के द्वारा। तो ये युद्ध के द्वारा पंजाब को मिलाता है, ठीक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
29 मार्च 1849 ईस्वी को। उसके बाद आगे देखिए कि जब ये युद्ध होता है तो अंग्रेज पूरी तरह से जब पंजाब को मिला लेता है, तो दिलीप सिंह जो अल्प वयस्क थे, कम आयु था, उनको क्या किया जाता है कि 50,000 वार्षिक, मतलब 50,000 पाउंड वार्षिक के पर इनको शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ठीक है, 48,000 में याद रखिएगा महारानी जिंदल शेखपुरा में, और इनको 50,000 यानी थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है कि इंग्लैंड भेज दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप कोहिनूर हीरा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि कोहिनूर हीरा पंजाब से ही संबंधित है। देखिए, कोहिनूर हीरा जो हमारा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से जो निकला हुआ था, इसकी इतिहास बहुत क्रिटिकल है। वहां से क्या हुआ कि सबसे पहले मुगलों को प्राप्त हुआ। ठीक है, मुगल को प्राप्त होने के क्रम में क्या हुआ कि जब ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह को, वो आते हैं। वो आने के क्रम में क्या करते हैं कि कोहिनूर हीरा को लूट कर लेके चल जाते हैं ईरान का ही एक व्यक्ति था, उसका नाम होता है शाह शुजा। शाह शुजा रंजीत सिंह के संरक्षण में आता है। रंजीत सिंह के संरक्षण में आने के क्रम में शाह शुजा क्या करता है कि रंजीत सिंह को यह कोहिनूर हीरा देता है। ठीक है, कोहिनूर हीरा जब रंजीत सिंह को देता है तो रंजीत सिंह क्या करते हैं कि इन्हीं से यह कोहिनूर हीरा लेकर अंग्रेज जो सिख के दिलीप सिंह के पास था, जब पंजाब को मिला लिया जाता है तो यह कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड भेज दिया जाता है, जो कि आज महारानी के मुकुट में सुशोभित है। ठीक है, यही कोहिनूर हीरा, यानी कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकला, यह मुगलों को प्राप्त हुआ। उसके बाद ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने लिया। ईरान के ही व्यक्ति शाह शुजा आके रंजीत सिंह को देते हैं। रंजीत सिंह के द्वारा ही जब दिलीप सिंह की हार हो जाती है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जब पंजाब का विलय हो जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है कि ये कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और आज भी महारानी के मुकुट में सुशोभित है। आशा करती हूँ दोस्त आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी को यह सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज दोस्त, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज दोस्त वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।